नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज में हूं प्रीति। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसानों के हित से समझौता नहीं करेगा भारत, पीएम मोदी का दो टूक संदेश। रूसी तेल डील पर अमेरिका सख्त, भारत पर ट्रंप का 50% टैरिफ, बोले अभी तो शुरुआत है। जस्टिस वर्मा को सुप्रीम झटका, याचिका खारिज। उत्तरकाशी आपदा, मलबे का तांडव, समेश्वर मंदिर रहा सुरक्षित। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को हितों को सर्वोपरि बताते हुए बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने गुरुवार को साफ कहा कि भारत कभी भी अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा। दिल्ली में आयोजित एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उन्हें पता है कि इसके लिए व्यक्तिगत रूप से बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन वे इसके लिए पूरी तरह तैयार है। पीएम के इस बयान को अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए डबल टैरिफ से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामानों पर 25% टैरिफ आज से लागू कर दिया है और 27 अगस्त से अतिरिक्त 25% शुल्क लगेगा। इससे भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में महंगे हो सकते हैं। इस मौके पर मोदी ने स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने देश की खाद्य सुरक्षा को अपने जीवन का ध्येय बनाया। साथ ही ये भी बताया कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब स्वामीनाथन ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में भी अहम भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामीनाथन का योगदान आने वाली शताब्दियों तक भारत की नीतियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने के महज 8 घंटे बाद एक सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि भारत पर अब सेकेंडरी सेक्शन भी लगाए जा सकते हैं। ये कार्रवाई रूस से तेल खरीदने को लेकर की जा रही है। एक पत्रकार के सवाल पर भी भारत पर ही इतना सख्त रवैया क्यों अपनाया जा रहा है, जबकि चीन भी रूसी तेल खरीद रहा है। ट्रंप ने जवाब दिया, अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदने वाला चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है और ये अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि भारत रूस की युद्ध मशीन को फ्यूल दे रहा है। भारत सरकार ने इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है और रूस से तेल खरीद पर भारत की नीति रणनीतिक स्वायत्तता से जुड़ी है। हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं और अब देखना यह होगा कि क्या ट्रंप प्रशासन चीन और अन्य देशों पर भी ऐसे ही सख्त कदम उठाता है या भारत को ही निशाने पर रखता है। जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कैश कांड मामले में उन्होंने जिस जांच रिपोर्ट की चुनौती दी थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मार्च 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने की घटना के बाद बड़ी मात्रा में आधे जले हुए पैसे बरामद हुए थे। इस मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 3 जजों को इन हाउस कमेटी बनाई थी। जांच के बाद कमेटी ने वर्मा को गंभीर अनियमितता का दोषी ठहराया। इसके बाद सीजेआई ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को वर्मा को हटाने की सिफारिश की और अब संसद में उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने की तैयारी है। जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जांच प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी थी और रिपोर्ट रद्द करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इससे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का रास्ता और साफ हो गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। धराली गांव में बीते मंगलवार दोपहर करीब 1:50 पर खीरगंगा से अचानक आए पानी और मलबे के सैलाब ने पूरे बाजार को चंद सेकंड में तबाह कर दिया। सिर्फ 20 मिनट 30 सेकंड के भीतर होटल, दुकानें, बाग बगीचे और पांडवाकालीन कल्प केदार मंदिर मलबे में समा गए। इस भयावह आपदा में कई लोगों के मलबे में दबने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब तक कुल आंकड़ा साफ नहीं हो पाया है। ये तबाही यही नहीं रुकी। मंगलवार के देर शाम तक करीब 5 से 6 बार खीरगंगा से मलबे की तेज धाराएं गांव में आई, जिनमें दूसरी ओर बसे घर भी जमींदोज हो गए। पूरा बाजार और भागीरथी नदी के किनारे का करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र अब मैदान में तब्दील हो चुका है, लेकिन इस तबाही के बीच भी समेश्वर देवता का मंदिर पूरी तरह सुरक्षित खड़ा रहा। मंदिर के आसपास के घर मलबे में दब गए, लेकिन मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची। राहत बचाव दल ने यहाँ के निवासियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। उत्तरकाशी से आई ये तस्वीरें एक बार फिर बता रही है कि पहाड़ों पर प्राकृतिक आपदाएं किस कदर तबाही ला सकती है।
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही वर्षा का असर दिल्ली में यमुना के जलस्तर पर दिख रहा है। हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथनीकुंड बैराज से अधिक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। गुरुवार को दिल्ली में लोहा पुल के पास यमुना का पानी चेतावनी स्तर 204.5 मीटर के पार पहुंच गया। हथनीकुंड बैराज से बुधवार सुबह से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसमें सुबह 4 बजे 56,491 क्यूसेक और सुबह 6 बजे 61,729 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यह इस मानसून के सबसे अधिक है। इससे दिल्ली में नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। दिल्ली यमुना और जल भराव की निगरानी के लिए 24 घंटे काम करने वाला मुख्य नियंत्रण केंद्र बन गया है, जिसके साथ ही 15 और निगरानी केंद्र है। साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल्स के प्रमुख भीम सिंह रावत का कहना है कि हथनीकुंड से अधिक पानी छोड़े जाने से दिल्ली में नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। अंडरपास बुधवार शाम 6 बजे दिल्ली में लोहा पुल के पास यमुना का जलस्तर 204.15 मीटर था, जो इस मानसून में सबसे अधिक है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोगों को परेशानी हो सकती है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए रखी है। यह वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में फिर एक बार आसमान से आफत बरसने वाली है। प्रदेश के 17 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश के ऊपर बने वेदर सिस्टम की वजह से मानसून अब प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों की ओर खिसक रहा है। मंगलवार और बुधवार को पश्चिमी तराई में भारी बारिश हुई। बिजनौर में सबसे ज्यादा 190 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि बरेली में 160 और मुरादाबाद में 150 मिमी बरसात हुई। पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखीमपुर में भी अच्छी बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज जिन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है, उनमें प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी, भदोही, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और बाराबंकी शामिल है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण और पूर्वांचल के बाद फिर से ये तराई इलाकों में बारिश तेज हो सकती है, यानी बारिश का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गुरुवार सुबह से ही रांची, सरायकेला और कोलकाता समेत 8 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी 800 करोड़ रुपए के कथित जीएसटी घोटाले से जुड़ी है। सबसे बड़ी हलचल रांची के पीपी कंपाउंड इलाके में देखने को मिली, जहां ईडी की टीम ने अचानक दबिश दी। सूत्रों के मुताबिक इस रेड में कई अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइसेस और लेन देन से जुड़े सबूत खंगाले जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी झारखंड में ईडी कई हाई प्रोफाइल मामलों में छापेमारी कर चुकी है और कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। फिलहाल पीपी कंपाउंड समेत तमाम ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच जारी है। झारखंड का कुख्यात माफिया और 4 लाख रुपए का इनामी बदमाश आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह प्रयागराज में पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। धनबाद निवासी ये अपराधी कई राज्यों में दर्ज संगीन मामलों में वंचित था और अंतर्राज्यीय गैंग से जुड़ा हुआ था। शंकरगढ़ इलाके में एसटीएफ प्रयागराज यूनिट को इनपुट मिला कि वो छोटू सिंह इलाके में छिपा हुआ है। जैसे ही एसटीएफ की टीम ने उसे घेरने की कोशिश की, छोटू सिंह ने AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी मोर्चा संभाला और कुछ ही मिनटों में छोटू सिंह को गोली लग गई। घायल हालात में उसे शंकरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके से AK-47 राइफल, 9 mm पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। मुठभेड़ में एसटीएफ के 3 अधिकारी JP राय, प्रभंजन और रोहित सिंह बाल बचे। इस कार्रवाई को प्रयागराज पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि छोटू सिंह लंबे वक्त से पुलिस के रडार पर था और झारखंड, बिहार में दहशत का दूसरा नाम बन चुका था।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पिसवा थाना क्षेत्र में हरदोई सीमा के पास हुए एनकाउंटर में 2 शूटर ढेर किए गए। दोनों आरोपियों की पहचान राजू तिवारी और संजय तिवारी के रूप में हुई है, जो आपस में सगे भाई बताए जा रहे। इन पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एसपी अंकुर अग्रवाल के मुताबिक इनपुट मिलने के बाद एडिशनल एसपी, एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की 5 टीमें गठित की गई थी। चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोली लगी और बाद में अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बता दें कि मोहाली निवासी पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की हत्या में अब तक मंदिर के बाबा सहित अन्य आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस अब इस केस की बाकी कड़ियों की भी खंगाल रही है। कर्नाटक के धर्मस्थल में खुदाई के दौरान निकल रहे रहस्यों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। खुदाई के 8वें दिन अब गांव में तनाव की स्थिति बन गई है और पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस पूरे मामले की जांच अब विशेष जांच दल यानी एसआईटी को सौंप दी गई है। 6 अगस्त को एसआईटी ने साइट नंबर 11A पर खुदाई के दौरान कई कंकाल बरामद किए। इसके साथ ही नमक की बोरियां भी मिली है, जिन्हें शवों को तेजी से गलाने के लिए इस्तेमाल किया गया हो सकता है। जांच टीम ने अब साइट नंबर 13 की खुदाई की तैयारी शुरू कर दी है। जांच में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक पूर्व सफाई कर्मी ने दावा किया कि 1995 से 2014 के बीच उसे कई शवों को दफनाने के लिए मजबूर किया गया था। उसके मुताबिक कई शव महिलाओं और नाबालिगों के थे। उन पर यौन उत्पीड़न के निशान भी मौजूद थे। अब तक 3 अलग-अलग शिकायतकर्ता ने दर्ज की जा चुकी है और एसआईटी हर पहलू की जांच कर रही है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं मंदिर प्रशासन के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के आमने सामने आने से तनाव और बढ़ गया है। एसआईटी फिलहाल फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से पूरे इलाके का सर्वे करवा रही है और जांच के अगले चरण में नई साइट पर खुदाई शुरू करने जा रही है। फिलहाल आवाज इंडिया में देश दुनिया की खबरों में इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।